नमस्कार दोस्तों, अस्तित्व के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बात सेल्फ डेवलपमेंट और गोल सेटिंग के विषय पर। इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर गिरीश पटेल को। डॉक्टर गिरीश पटेल वर्ल्ड फेमस साइकोथेरेपिस्ट हैं और ही इज नोन एज द डॉक्टर ऑफ द डॉक्टर्स, क्योंकि ये इंटरनेशनली बहुत से डॉक्टर्स को डिफरेंट स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। डॉक्टर गिरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर गिरीश, जब हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या आपके विषय से कौन सी बात सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि कंसंट्रेशन है, कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी पूरी एकाग्रता हो, उसमें पूरी तरह से हम एब्सॉर्ब हो जाए। जो व्यक्ति एब्सॉर्ब करता है वो बहुत कुछ जीवन में हासिल कर पाता है। जी, तो सेल्फ डेवलपमेंट में इस कंसंट्रेशन का, एकाग्रता का कितना महत्व है? किसी एग्जाम्पल के थ्रू हमारे दर्शकों को समझाइए। एक तो कंसंट्रेशन, जब आप एब्सॉर्ब हो जाते हैं तो आपको समय कम दिखाई देता है। अदरवाइज व्यक्ति थक जाता है कई बार। अगर आप विदाउट कंसंट्रेशन कार्य कर रहे हैं तो आपने 1 घंटा काम किया, आपको लगेगा आपने 5 घंटा काम किया। परंतु पूरे कंसंट्रेशन से 5 घंटा कार्य करो, आपको लगेगा मैंने 1 घंटा ही काम किया, थकावट कम होगी। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस सर्जन थे जी। एक बार ऑपरेशन कर रहे थे, वो ऑपरेशन पूरा हुआ, फिर जब जाने लगे तो उन्होंने देखा कि ऊपर से ईंट के टुकड़े पड़े हैं, सीमेंट पड़ा हुआ है। तो पूछा कि क्या है, तो तब असिस्टेंट ने बताया कि दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया था और यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो देखो कितना अच्छा कंसंट्रेशन था कि जब ऑपरेशन कर रहे थे उसी में खो गए। इतना आवाज हुआ, सब कुछ गिरा, तो भी उनका ध्यान नहीं गया। जो व्यक्ति में इतना अच्छा कंसंट्रेशन है, डेफिनेट है कि वह व्यक्ति जो भी क्षेत्र में कार्य करेगा सफल हो जाएगा। सेल्फ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, इसको और समझाने के लिए आप किसी और कंपैरिजन के थ्रू हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं? सेल्फ डेवलपमेंट इज सिमिलर टू गार्डनिंग। जितने बगीचे को हम बनाते हैं तब एक अच्छा गार्डनर है वो इस बात पर पूरा ध्यान देता है कि जो भी अननेसेसरी ग्रास वहां पर उग रहा है, जो वीड्स है, उसको वह समय प्रति समय निकालता जाता है। और जो उसको रिमूव नहीं करता है वह गार्डन प्रॉपर डेवलप भी नहीं हो सकता है। तो जीवन भी एक गार्डन के समान है, उसमें भी कई अननेसेसरी चीजें हैं कि भी कई तरीके से हम टाइम को वेस्ट करते हैं जी। कई हमारे नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। हाँ, तो जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उस पर हमें पूरा अटेंशन देना चाहिए कि भी टाइम कहीं पर भी वेस्ट ना हो। ऐसी बातों में भी हमारी बुद्धि न लगे कि जो अननेसेसरी है, तो ही ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि आवश्यक चीजों में लगेगी और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। जी, कंसंट्रेट हम करते हैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। हमने वेस्ट भी निकाल दिया, इल थॉट्स भी निकाल दिए। तो एक बात आ जाती है सुपीरियरिटी की, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। वैसे लोग बोलते हैं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज नॉट गुड। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? ऐसे तो ठीक है कि भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, कि ये नहीं समझो कि औरों से मैं सुपीरियर हूँ, उससे ईगो आ जाएगा। और ईगो आएगा तो फिर आपका व्यवहार ही ऐसा होगा कि लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। परंतु यही अगर कईयों में इस प्रकार की बात होती है, दे वांट टू बिकम सुपीरियर इन एवरीथिंग, तो क्या करना चाहिए? ट्राई टू बी सुपीरियर टू योर प्रीवियस सेल्फ। आप जो पहले थे, आज से 1 मास पहले, 6 मास पहले जो आपने चीजें थी, सोचो कि उससे मुझे सुपीरियर बनना है, उससे अच्छा बनना है। तो ऑटोमेटिकली ये जो एक प्रकार की एटीट्यूड है ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैन बी यूज्ड फॉर इवन सेल्फ डेवलपमेंट। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल रहता है, कोई ना कोई आइडियल रहता है। तो क्या किसी आइडियल को देखकर हमें अपने गोल को सेट करना चाहिए? अगर आइडियल है किसी की लाइफ में तो ये कितना अच्छा है, गलत है? आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में? रोल मॉडल तो जरूर होना चाहिए जी, क्योंकि रोल मॉडल्स के कई फायदे हैं। एक तो रोल मॉडल से हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि वो यह कर पाए तो मैं भी कर सकता हूँ। उनके सामने भी कई ऑब्स्टेकल्स थे, कई समस्याएं थी, उसको पार कर करके वह कुछ हद तक पहुंचे, तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। और एक बात जो रोल मॉडल से हमें मिलती है वह है कि उनमें जो वैल्यूज थी उस वैल्यूज को हम सहज ही अपना लेते हैं। जब तक रोल मॉडल्स नहीं है
तो उन वैल्यूज को भी जीवन में अपनाना हमें मुश्किल लगता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में भी आप क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं जी, जैसे भी किसी ने अगर सचिन तेंदुलकर को रोल मॉडल बना लिया तो सोचेंगे कि भी ही शॉर्ट, फिर भी उन्होंने उसको ऑब्स्ट्रेकल नहीं बनने दिया, बिल्कुल, और इतने अच्छे क्रिकेटर बने। जी, तो भल मेरे भी जीवन में कोई ऑब्स्ट्रेकल्स है तो उसको भी मैं बीच में बाधा नहीं बनने दूंगा और मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। जी। डॉक्टर गिरीश, खेल की बात से मुझे याद आया, हम लोग बोलते हैं कि लाइफ इज अ गेम। हाँ बिल्कुल। लेकिन बहुत सी परेशानियां आती हैं, टेंशन्स आती हैं, तो सोचते हैं इज टू प्ले और नॉट टू प्ले। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? जीवन के खेल को कैसे खेलना चाहिए? नहीं, जीवन के खेल को जरूर खेलना ही है, खेलना ही है। क्यों खेलना है कि देखिए भी कभी भी कुछ भी होगा, है ना। जो व्यक्ति स्टेडियम में बैठ करके गेम को देख रहा है जी, तो कभी भी यह नहीं होगा कि भी मिस्टर रमेश इज अ मैन ऑफ द मैच, क्योंकि वो स्टेडियम में अच्छे से देख रहा था। बिल्कुल, भी उसी को मैन ऑफ द मैच मिलेगा कि जो खेल रहा है। हाँ, बॉल सामने आएगा, कभी इंजरीज भी होगी, उसको फेस करना पड़ेगा। ऐसे ही आप लाइफ में भी मैन ऑफ द मैच बनना चाहते हैं तो उस गेम को अच्छे से खेलना पड़ेगा, उसका ठीक से सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर गिरीश, जब हम बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, गेम को लाइफ के गेम को खेलने की, तो हमारा बिहेवियर कैसा रहना चाहिए अपने साथ, अपने कलीग्स के साथ में, साथियों के साथ में? किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? सुपीरियोरिटी की भी हमने बात की है, कंसंट्रेशन की, कहीं बिहेवियर में कुछ चेंजेस तो नहीं जो नेगेटिव तो नहीं है? बिहेवियर में वास्तव में ऐसा करना चाहिए कि बी एज स्ट्रिक्ट एज पॉसिबल विथ योरसेल्फ। अपने साथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस से चलो। हाँ, जो आप 100% समझते हैं कि ये टाइम पे उठना है, ऐसे ही काम करना है, नहीं हर बात पे स्ट्रिक्ट बनो। परंतु औरों के साथ आप जितने फ्लेक्सिबल बनेंगे उतना अच्छा है जी, क्योंकि औरों के साथ भी आप अपनी तरह से स्ट्रिक्ट बनेंगे तो शायद वो और भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। पर उन्हें मोटिवेट करना है कि भी और बहुत कुछ कर पाए, मोटिवेशन से होगा। परंतु सिर्फ स्ट्रिक्टनेस लाने से लोगों में परिवर्तन नहीं आएगा, उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी नहीं। उल्टा उनके साथ हमें फ्लेक्सिबल होना है, औरों को मोटिवेट करना सीखना है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। हम कहते हैं कि हमें अपने आसपास से हमेशा अवेयर रहना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये अवेयरनेस कहीं किसी तरह से आड़े तो नहीं आती, हमें स्लो डाउन तो नहीं करती अवेयरनेस? एक्चुअली अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है, बहुत। इनफैक्ट ना अवेयरनेस इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। ओके, है ना। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस से आपको पता चलेगा कि भी मुझ में क्या हो रहा है ना, मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। यहाँ तक कि भी जो व्यक्ति सब काम अवेयरनेस से करता है उसमें इंट्यूशंस भी डेवलप होते हैं और फ्यूचर में उसे क्या हासिल करना, इंट्यूटिवली भी उस बात को कैच कर लेते हैं। और ये स्लो डाउन होना, कई बार तो स्लो डाउन होना जरूरी भी है। देखो, मुझे कहानी एक इंटरनेट पे किसी ने मुझे भेजी थी, बड़ी अच्छी लगी। No, I became emotional even reading it because it was presented in such a way कि भी एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छी फर्स्ट क्लास नई गाड़ी खरीदी नहीं, और वो गाड़ी में फास्ट गति से जा रहा था जी। तो रास्ते में एक सुपरमार्केट से पास हो रहा था तो किसी ने जोर से ईंट मारी, और जैसे ईंट मारी तो तुरंत उसको गाड़ी रोकना पड़ा और एकदम डिस्टर्ब हो गया कि ब्रांड न्यू गाड़ी, ऐसा हुआ है ना। तो उसने थोड़ी सी रिवर्स में की और फिर देखा और बाहर उतरा तो उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा था, उसने ईंट मारी थी। तो एकदम गुस्से में आ गया। तो वो लड़का भी सॉरी 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 अंकल ऐसे करके रोते रोते दिखाने लगा पीछे। तो पीछे जरा देखा तो देखा कि भी एक बड़ा व्यक्ति, उससे बड़ा भाई व्हील चेयर से गिर गया था, थोड़ा मोटा था, डिसेबल्ड था और वो गिर गया था। उसको चोट भी लगी थी, थोड़ा थोड़ा खून भी आ रहा था। तो रोते रोते उसने कहा कि भी ये मेरा भाई डिसेबल्ड है, वो गिर गया है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसको उठाने की, लेकिन मैं तो उठा ही नहीं सकता हूँ। कई देर से मैं कई गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई भी अपनी गाड़ी को रोक नहीं रहा है। तो इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरे भाई की नहीं तो जान चली जाएगी, बहुत ज्यादा खून बह जाएगा। तो इसलिए मैंने ईंट मार के आपकी गाड़ी को रोका, प्लीज मुझे माफ करना, मुझे हेल्प करो, भाई को उठाना है। तो वो व्यक्ति भी इमोशनल हो गया कि सच मुझे इसको मदद करनी चाहिए, नहीं तो अनकॉन्शियस हो जाता।
तो धीरे से उसको उठाया और गाड़ी पे रखा, उसको व्हील चेयर पर रखा और फिर वो जाने लगे। जिससे वो लड़का जाने लगा, वो भी वहां अपनी कार में गया और उसने कई दिनों तक वो जो ईंट को मारने से उस गाड़ी की खराबी हुई थी उसको ठीक नहीं किया। हाँ, और उसने कहा भी कईयों को कि मैंने इसलिए नहीं किया इसको ठीक क्योंकि कहीं भगवान को भी ईंट मार के मुझे रोकना ना पड़े। यह मुझे हमेशा याद रहे जीवन में कि जो मैं भी कर रहा हूँ इस प्रकार से करूं कि ऐसी हालत मेरी ना हो कि भगवान को रोकना पड़े मुझे। तो ऐसे कई बार स्लो डाउन होना भी सचमुच जरूरी है। आज तो हम इतने अननेसेसरली फास्ट हो गए कि उससे टेंशन बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसे ही अपने गोल हमने सेट कर लिया है, उसके पाथ पर चलते चलते हमें लगता है कि आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, एक ब्लाइंड एंड आ गया है बिल्कुल। ऐसे समय में क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करें? वास्तव में ऋतु ये है ना, एक मेंटल स्टेट होती है। नो, इट्स नॉट अ रियलिटी, देयर इज नो डेड एंड इन लाइफ एज सच। उसमें युक्ति को सोचो, ऐसा भी हो तो जिसको कहा है पॉसिबिलिटी थिंकिंग भी, इसके स्टेट में क्या क्या पॉसिबिलिटी, आप युक्ति को सोचो तो आपको कोई ना कोई युक्ति मिल जाएगी ना। एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था, एकदम बूढ़ा हो गया था, उसके लड़के भी जवान और बड़े हो गए थे। और जैसे आमतौर पर होता ही है कि भाई जो कुछ भी थोड़ी छोटी भी बात कहीं कह देता था तो बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी। तो एक बार उसने कुछ एडवाइस दी होगी कि ऐसे नहीं ऐसे करो। उनको बहुत बड़ा खेत था तो उसके बेटे को पसंद नहीं आया, वो एकदम गुस्से में आ गया और उसने क्या किया कि एक लकड़े की बहुत बड़ा बॉक्स बनाया लकड़े का जी। और इतना गुस्से में था कि कुछ समय के बाद कहा कि इसमें सो जाओ। तो कोई रास्ता, फादर को कहा इसमें सो जाओ। उसको सुलाया, पेटी को बंद कर दी और उठा के चला कि एक बहुत बड़ी खाई में फेंक देना इसको ताकि झंझट ही खत्म हो जाए जी। तो बस वो जैसे फेंकने को जा रहा था तो अंदर से टक टक की आवाज आई। तो उसने सोचा कि बूढ़ा कुछ बोल रहा है। कहा कि भाई नहीं, अंतिम इच्छा तो सबकी पूरी की जाती है ना, तो इसकी भी अंतिम इच्छा तो मुझे पूरी करनी चाहिए, है ना। तो बॉक्स को खोला और कहा क्या है आपके लास्ट में क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा कोई बात नहीं बेटे, कि भी कोई चिंता नहीं, भले नहीं मैं तो मरने को तैयार हूँ, अभी तो मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, लेकिन मेरी एक राय है कि भी तुझे मुझे फेंकना नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप में ही खाई में खुद जाऊंगा, लेकिन इस बॉक्स को संभाल के रखना, इस बॉक्स को नहीं फेंकना। कहा क्यों? तो कहा कि तेरे बेटे को ये काम में लगेगा जब तू बूढ़ा होगा तब तुझे ये बॉक्स तेरे बेटे को काम में लगेगा। तो बस जैसे उसने सुना तो वो भाव विभोर हो गया। उसने सोचा कि ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती है और ऐसे करके फिर वो कदम उठाया ही नहीं। तो भी कहने का भाव कि भी सोचो। उस व्यक्ति ने भी वो सोचता गया कि भी क्या मैं करूं, कैसे करूं, तो उसको वो युक्ति मिल गई, उसकी जान भी बच गई। तो हमें भी जीवन में कभी भी ना सोचो कि दिस इज डेड एंड, ऑलवेज सम पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी हाँ, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल ही जाएगा। परमात्मा को याद करिए, सोचिए कि क्या रास्ता हो सकता है। सेल्फ डेवलपमेंट के ही पाथ पर चलते हुए ब्लाइंड एड के टाइम में अपना लूज नहीं करना है। कोई युक्ति सोचो, कोई ना कोई युक्ति मिल ही जाएगी। स्टिल और क्या क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को कंप्लीटली डेवलप कर लें? स्व विकास को करने के लिए और क्या करना चाहिए? अच्छा जी, और तो हम इस प्रकार की कुछ क्वालिटीज को डेवलप करें कि जो हमने गोल्स निश्चित किए हैं वो गोल्स में वो क्वालिटीज काम आएगी। पिछले एपिसोड में आपने हमें बहुत से टॉपिक्स बताए, बहुत सी बातें बताई कि हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, अपनी क्वालिटीज के ऊपर काम करना चाहिए, अपनी खामियों को मिटाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, कंसंट्रेशन आपने अभी बताई हमें, अट्रैक्शंस में नहीं जाना चाहिए, आपने हमें बहुत से विषय बताए। हमने अध्यात्म की भी बात की। तो आप मुझे बताइए कि सेल्फ डेवलपमेंट का जो बेसिक है, डीएनए क्या है? व्हाट इज द डीएनए ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट? गुड। इन फैक्ट नो, डीएनए ऑफ सेल्फ development I think is self realization. No, when you realize your true self, that becomes a DNA. No, that becomes a guiding force. No, even that becomes a catalyst. Okay. To progress in your life. जी.
विल डू अ स्मॉल गेम लाइक नो। ओके। ये आपके लिए, सभी के लिए भी ये ठीक होगा। हाँ रितु देखो, अपनी पेन दो। जी दो। बिल्कुल। मैं आपको एक दो प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देना। हाँ, किसकी पेन है? मेरी पेन है। हाँ हाँ, ऋतु की पेन है। जी। दूसरा प्रश्न, क्या पेन ऋतु है? नहीं, पेन तो ऋतु नहीं है। है। हाँ, पेन तो ऋतु ऋतु की की है। पेन है, ऋतु पेन नहीं है। नहीं है। ऋतु अपना बैंगल देंगे, कुछ दो। हाँ, घड़ी दो भले। ठीक है, बैंगल है, बैंगल मैं आपको देती हूँ। मैं वापस दे दूंगा। जी थैंक यू। पहला प्रश्न, हाँ किसका बैंगल है? ऋतु का, मेरा बैंगल है। हाँ। दूसरा प्रश्न, क्या ऋतु बैंगल है? नहीं। नहीं है। ऋतु का बैंगल है, बैंगल ऋतु नहीं है। ऋतु हाथ उठाओ, किसका हाथ है? ये ऋतु का हाथ है। हाँ। दूसरा प्रश्न, क्या ऋतु हाथ है? नहीं। नहीं है। हाँ। जी। तो ऋतु हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं, तो कौन है? ऋतु है। ऋतु है। अच्छा। देखिए, ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, भले ऐसा किसी के भी साथ, आपके साथ नहीं होना, सोचना नहीं कि ऐसा होगा, डॉक्टर ने बोला ऐसा हो जाएगा। परंतु किसी का सीरियस एक्सीडेंट हो जाए और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत पड़े, तो सर्जन क्या कहेगा? क्या कहेगा? पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले आओ, ठीक है ना जी। परंतु ऑपरेशन करते करते पेशेंट की मृत्यु हो जाए, तो सर्जन क्या कहेगा? क्या कहेगा? डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो जब वो पेशेंट अंदर गया तो पेशेंट था, बाहर आया तो डेड बॉडी हो गया। क्या चला गया? लाइफ चला गया। लाइफ एनर्जी चली गई, है ना, आत्मा चली गई, बिल्कुल। लाइफ फोर्स चला गया, है ना। तो ऋतु कौन है? लाइफ फोर्स है, बॉडी नहीं है, वह लाइफ एनर्जी है, आत्मा है, स्पिरिट है। ठीक है ना? श्योर? या कॉन्फिडेंट? यस। फ्रीज कर दे? यस यस, फ्रीज कर दिया। मैं वापस दे रहा हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। सभी व्यूअर साक्षी है कि मैंने वापस दिया है आपको। थैंक यू। तो क्या हुआ इससे सिद्ध कि भी हम एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। भले बात तो हमने जन्म से सुनी है, कोई नई बात नहीं है, परंतु कभी अभ्यास नहीं किया। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? इस बात का अभ्यास। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सबसे, जो डीएनए की बात आई ना, सबसे इंपॉर्टेंट अभ्यास है कि मैं को मेरे से अलग कर दो। हमने मैं को मेरे साथ मिला दिया है कि मैं वो दिव्य चेतना हूं, जो भी कहो, लाइफ फोर्स कहो, आत्मा कहो, और यह मेरा शरीर है, वो हमने मैं को मेरे के साथ मिक्स कर दिया है ना। उसको बस अलग कर दो। अगर एक सेकंड भी वो अलग हो पाया, अभी अभी भी सोचो कि भी मैं वो दिव्य आत्मा हूं, ये शरीर मेरा इससे अलग है, तो बस आप देखेंगे एक सेकंड में आपको शांति का अनुभव होने लगेगा, लाइटनेस की फीलिंग होने लगेगी। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। अगर उसको हम कंटिन्यू करें तो उसमें एक तो इतना डिटैचमेंट मिलता है, इतना रिलैक्सेशन मिलता है कि हम जो कुछ भी जीवन में हासिल करना चाहिए उसके लिए एनर्जी बन जाती है। कंसंट्रेशन भी बढ़ता है इससे, क्योंकि उसी में इजीली एकाग्र हो जाएंगे। तो देन नो दैट रियली बिकम्स डीएनए ऑफ सेल्फ प्रोग्रेस। बिल्कुल। तो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर कैसे चलें? क्या क्या फॉलो करें कि सेल्फ रियलाइजेशन हो, ताकि हम सेल्फ डेवलपमेंट इजीली कर पाएं, अपने गोल तक पहुंच पाएं? जी, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। तो यहाँ जो सेल्फ रियलाइजेशन का हम स्पिरिचुअल रूप से बात कर रहे हैं, वहाँ हमें ये अभ्यास करना चाहिए, जैसे भी मैंने बताया, मैं और मेरे को अलग कर दो। ऐसे दूसरी बात कि भाई यह अनुभूति करो कि भी शरीर और आत्मा में क्या फर्क है। जैसे शरीर एक मोटर कार जैसा है और आत्मा उसकी ड्राइवर है जी। तो ये फीलिंग करो कि भी सचमुच ये शरीर एक कार जैसी है, आत्मा ड्राइवर है। भले आपके पास फर्स्ट क्लास मर्सिडीज गाड़ी होगी तो भी सदैव यह तो याद रहता ही है कि भी मैं ड्राइवर हूँ, ये तो सिर्फ मेरी गाड़ी है। समझो सारा दिन आपने कार को यूज किया नहीं, परंतु रात होगी तो कार को गैरेज में पार्क करके आप अपने घर में आके सोएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे ही भल हम सारा दिन अच्छी तरह से इस कार को यूज करें क्योंकि आवश्यक है, परंतु वह उससे डिटैच हो जाना चाहिए।
दिन के अंत में या तो जब जब भी आवश्यकता नहीं है तब अगर हम ये शरीर रूपी कार से डिटैच हो जाए तो सही रूप में सेल्फ प्रोग्रेस कर सकेंगे। दूसरा, ये कार जो एक बहुत अच्छा कंप्यूटर है, यह शरीर एक बहुत अच्छा कंप्यूटर है ना। ऐसा कंप्यूटर शायद मानव कभी भी नहीं बना पाएगा, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर कैसे काम करता है उसका सारा आधार प्रोग्रामर पर है। बिल्कुल नहीं, जो उसको प्रोग्राम दिया जाता है वैसे ही कंप्यूटर काम करेगा जी। तो ऐसे ही आत्मा भी उसकी प्रोग्रामर है। ये बात भी हम अगर अंडरस्टैंड करें तो सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे आगे बढ़ेंगे। हम ये भी सोच सकते हैं कि भी शरीर एक मंदिर है जी। मंदिर बहुत अच्छा है, परंतु उसमें जो देवी देवताओं की मूर्ति है वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो आत्मा व मूर्ति के समान है। मंदिर में जितना मूर्ति का महत्व है, भावनाएं जुड़ी है मूर्ति से, उतना ही हमारे में भी, हमारे एग्जिस्टेंस में आत्मा का महत्व है। ऐसे विचारों से हम उस भेद को समझ सकते हैं। दूसरा ये भी करना चाहिए कि भी सवेरे से जब आप उठते हो जी, तो अपने कार्य व्यवहार के साथ आत्मचिंतन को जोड़ दो। कि सवेरे उठते ही जैसे कि हम तैयार होते, स्नान आदि करते हैं, तब ये सोचिए कि ये शरीर एक कार है, उसकी मैं धुलाई कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, परंतु आत्मा की सफाई भी जरूरी है। और आत्मा की सफाई कैसे होगी? शुद्ध विचारों से आत्मा की सफाई होगी। फिर नाश्ता करते हो तब भी सोचो कि यह शरीर रूपी कार में पेट्रोल डाल रहा हूँ, परंतु आत्मा को भी पेट्रोल चाहिए, आत्मा को भी एनर्जी चाहिए। और आत्मा की एनर्जी कहाँ से आएगी? शुद्ध चिंतन से आएगी। अच्छे कर्मों से आत्मा की एनर्जी आएगी। तो अच्छे कर्मों को भी मैं अपना रहा हूँ, पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि मेरे कर्मों पर मेरा नियंत्रण हो। चलते फिरते भी ये भाव आ सकता है कि जैसे हम पेन का उपयोग करते हैं लिखने के लिए, जब आवश्यकता नहीं उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे जब आवश्यकता में हाथ पैर का उपयोग कर रहा हूँ चलने के लिए, जब आवश्यकता नहीं है उससे नेचुरली डिटैच हो जाता। ऐसा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ये सेल्फ रियलाइजेशन पक्का होगा और हम थकेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात, आज लोगों को वी फील शॉर्ट ऑफ टाइम, समय हमेशा मेरे पास कम है, नहीं है। क्योंकि हम थक भी जाते हैं फिर। तो इसलिए ऐसे कार्य करते करते अगर आत्मिक स्मृति का अभ्यास होगा, सेल्फ रियलाइजेशन का अभ्यास होगा, तो हम थकेंगे नहीं, बीच बीच में भी डिटैच हो जाएंगे और उसके कारण भी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी ना। क्लैरिटी तो आएगी आएगी उस स्थिति से। मन इतना क्लियर होगा कि भी छोटी छोटी बातों के अंदर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। नहीं, आज लोग इतने कंफ्यूज है, उसके कारण ही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही समझ में नहीं आता। बिल्कुल। स्पेशली यूथ नहीं, जो देखते हैं कि जैसे भी क्रिकेट चल रहा है, सब सोचते हैं कि क्रिकेटर बन जाओ, है ना। फिर कोई डॉक्टर को देखेंगे सोचेंगे कि डॉक्टर बन नहीं, तो वो पक्का नहीं कर पाते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन वहां भी मदद करेगा। सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ डेवलपमेंट का एक की पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे कि जब यूज नहीं करते हैं तो हमें डिटैच हो जाना चाहिए, मीन्स आत्मचिंतन करते रहना चाहिए, इससे हमें एनर्जी लेवल हमारा बढ़ेगा। इसी से मुझे याद आया, हमने बात की कि आत्मा मंदिर की मूर्ति है, ये शरीर अगर मंदिर है तो आत्मा इसकी मूर्त है, जिसके साथ सभी भावनाएं जुड़ी हैं, जो सब करता धरता है। बिल्कुल। मंदिर के साथ में मुझे जो किस्सा याद आ रहा था कि बहुत से लोग परमात्मा को सिर्फ तभी याद करते हैं जब दुख होता है, तकलीफ होती है। जैसे बच्चे सिर्फ एग्जाम्स के दिनों में परमात्मा को याद करते हैं, सिर्फ तभी मंदिर जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल गलत इसीलिए है क्योंकि एक तो कि भी परमात्मा कोई करप्ट ऑफिसर नहीं है कि भी आपकी नहीं रिश्वत लेकर के आपको पास कर देगा जी। तो परमात्मा को तो रोज थोड़ा समय भी याद करो, परंतु रोज याद करो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देखो जब काम होता है तब हम भगवान के पास जाते हैं। बिल्कुल। नहीं, जैसे कि भी कोई प्रॉब्लम होगा तो एडवोकेट के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। डॉक्टर की एडवोकेट की फीस 500 रुपया होगी परंतु भगवान को तो हम समझते 100 रुपये में काम कर दे। बिल्कुल। तो शायद नहीं, भगवान की वैल्यू एडवोकेट से भी हम कम कर रहे हैं। तो वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, है ना, वो विश्वास हो
ये नहीं कि, नहीं तो कई बार तो ये भी कहते भगवान एक काम कर दो फिर 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर काम हो जाए उसके बाद नहीं। एक्चुअली अगर देना भी हो तो ऐसे ही दो कि भी भगवान को 100 रुपया दो और कहो भगवान मुझे पूरा विश्वास है कि तू मेरा काम करने वाला है, उस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और मुझे सफलता मिलेगी जी। या तो परमात्मा को तो रोज याद करो, पॉजिटिव रूप में याद करो कि उनसे सचमुच मुझे शक्ति मिल ही रही है। और कमाल की चीज है, जैसे हम एक दूसरे से हमारा संबंध होता है, मिलते हैं, बातें करते हैं, हेल्प लेते हैं, जैसे परमात्मा से भी हम हेल्प ले सकते हैं, उनसे प्रेरणाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा से रोज बात करो, क्या परमात्मा हमारी बात सुनते हैं? नहीं, बिल्कुल सुनते परमात्मा, है ना, और वो हमें डायरेक्शंस भी देते, पर कई बार हम ओपन नहीं होते परमात्मा का डायरेक्शन कैच करने के लिए। एक बार एक व्यक्ति हाइकिंग के लिए गया, शाम का समय था, हाइकिंग के लिए ऊपर जा रहा था, बहुत रात हो गई और वो गिर गया। तो गिरने लगा तो बस कैसे भी कोशिश करता था कि बचूं। हाँ, अंत में एक झाड़ की डाली उसके हाथ में आ गई, तो बस उसको पकड़ लिया और फिर बहुत भगवान की प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे बचाओ, कुछ रास्ता बताओ, मैं क्या करूं। तो बस ऐसा सोच ही रहा था, उसको प्रेरणा मिली कि डाली को छोड़ दे। अच्छा। उसने सोचा बाप रे, डाली को छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। उसने सोचा भगवान की आवाज नहीं है तो शैतान की आवाज है ना। फिर पूछने लगा हे शैतान, दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या? कहा नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना, इस डाली को छोड़ दे। परंतु उसने तो बस पकड़ के रखा, एकदम ठंडी रात थी, पकड़ के रखा। जब सवेरा हुआ, गांव वाले सारे इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एकदम ठंडी के मारे मर गया था, नो, ही वॉज फ्रीज टू डेथ। और पता है वो व्यक्ति जमीन से कितना ऊपर था? सिर्फ करीब 20-22 फीट ऊपर था वो। अगर भगवान की बात को सुन के उसने डाली को छोड़ दिया होता तो बच जाता। तो ऐसे कई बार परमात्मा की हमें प्रेरणा मिलती है जब हम बातें करते हैं तब, परंतु हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते है ना। हम अपनी बुद्धि को चलाते कि सही या नहीं है, हमें लॉजिकली सही लगे तभी उसको करते, नहीं तो नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर परमात्मा भी कैसे मदद करेगा? तो इसलिए सचमुच भगवान से अच्छा सा संबंध हो और उनकी बातों को हम सुने, उनसे प्रेरणाएं मिलती रहती है। उन प्रेरणा को अपनाएंगे तो कितनी न कड़ी समस्या हो, उसी से उसमें भी कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। तो अपनी उन्नति के लिए ये कंडीशनिंग करने की जरूरत है। बिल्कुल, हाँ। डॉक्टर गिरीश, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें आत्मचिंतन, आत्ममंथन के जरिए सेल्फ डेवलपमेंट कैसे की जाए इस पर बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।